हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ। कल हमने आप लेक्चर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाला था, उसमें आपका बेसिक कंसेप्ट था कि कहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी कहाँ से शुरू हो रही है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? And what are its various causes. Today we're going to discuss Coulomb's law and then we go to the electric field. हम लोग फर्स्ट चैप्टर ही डिस्कस कर रहे हैं, तो लेट अस स्टार्ट Coulomb's law. Coulomb's law. तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि दो मास के बीच में जो फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे. द फोर्स बिटवीन टू मास इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. इसी तरह से द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव, राइट? तो इन माई लास्ट वीडियो आई हैव गिवन यू द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास. उसमें मैंने ये पॉइंट लिखवाया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो दो मास या दो से अधिक मास के बीच एग्जिस्ट करती है, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होती है. लेकिन जो फोर्स दो चार्ज के बीच में होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. तो कूलम्स लॉ इट स्टेट्स दैट, आप नोट कर लेंगे, it states that the force between two charges is directly proportional to the product of charge, and inversely proportional to the square of distance between the charges. Coulomb's law it states that the force कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between the charge. तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज ये Q1 है और दूसरा चार्ज ये Q2 है. दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है R है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स लॉ ये कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 and force is inversely proportional to R square. First equation, second equation. ओके, तो इतना पहले नोट कर लीजिए. ऊपर का मैं मिटा रहा हूं. यस. तो from 1 and 2 we can write force is directly proportional to Q1 Q2 by R square. Now यहाँ जो कांस्टेंट आती है बच्चों, F is equals to, उस कांस्टेंट को हम कहते हैं K Q1 Q2 by R square. Please note it down. This is the Coulomb's law. Okay.
दिस इज कूलम्स। नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों कूलम्स लॉ आपने देखा। कूलम्स लॉ इज directly, that is Coulomb's law is the law with the force, electrostatic force between two charges, and its magnitude is F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. F is equals to K Q1 Q2 by R square. Now K, बच्चों K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K का क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K is called electrostatic force constant, और K is equals to 1/4 pi epsilon naught. What is epsilon naught? Epsilon naught को कहते हैं absolute permittivity of free space. Absolute permittivity of free space. ना तो permittivities, क्या permittivity? That is electric behavior. कितना उस electric behavior या electric flux, right? जो भी हम अभी पढ़ेंगे। Permittivity of free space. Free space की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है उसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो के की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हैंस जो कूलम्स लॉ मेरा बन जाता है, जो कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज बन जाता है, दैट इज F equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square. K की जगह हमने पुट कर दिया 1/4 pi epsilon naught. तो दिस इज एक्चुअली द कूलम्स लॉ। तो इसको कहते हैं कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दैट इज द Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square. ओके, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर हम कोई मीडियम रखते हैं तो हम यहाँ पे चेंजेस आएंगे, राइट? ये जो बच्चों के है, ये जो है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है, के डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। के डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है के। ओके, तो अगर फ्री स्पेस है तो के की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर हम पानी रख देते हैं, मान लो दो चार्ज के बीच में पानी रख देते हैं, तो ये हो जाएगी 1/4 pi एप्सिलॉन ऑफ वाटर ऑफ मीडियम। तो उसकी वैल्यू अलग होगी, राइट? तो इतना आप नोट कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मीडियम। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स में यहाँ पे कैपिटल जी हुआ करता था। यू कैन कंपेयर दिस, F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 बाई R स्क्वायर, ये हुआ करता था। और इसको कहते थे दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी को कहते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, कहीं किसी नेचर पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि इसकी वैल्यू नेचर पे डिपेंड करती है। तो दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू मास एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्ज। क्लियर? तो इसको नोट कर लेंगे बच्चों। हाँ बच्चों, आइए। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, दैट इज कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस इज F इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अगर हमने दो चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया, राइट, तब मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा? प्लीज लुक एट द फार्मूला। F equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon R square। एप्सिलॉन ये क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो बच्चों यहाँ आपको ध्यान देने की बात है, अगर हम फ्री स्पेस में रखते हैं तो ये इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट।
जो हमने अभी डिस्कस किया था, उसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, दैट इज एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में। और अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं तो दैट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो मेरा फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, F इक्वल्स टू Q1Q2/4π एप्सिलॉन r²। क्लियर। और ये जो मीडियम का जब भी हम निकालते हैं एप्सिलॉन, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू के। के को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी of medium to the free space. Clear? What is K? K is called dielectric constant. K को dielectric constant। बच्चों मैंने पहले आपको बताया था कि कूलम्स लॉ दैट इज F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। ये मैंने कहा था। इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं कहते, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। क्लियर। तो शुड नॉट कंफ्यूज दिस के एंड दिस के। ये के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस के में जो वैल्यू आती है, हमने ये भी बताया, के इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। ये इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, राइट। जब हम चार्ज को जब फ्री स्पेस में रखेंगे और जब मीडियम में रख देंगे तो फार्मूला बिकम्स 4π एप्सिलॉन r²। तो इसका जो रेशियो होता है बच्चों, दैट इज द परमिटिविटी का रेशियो, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनका जो रेशियो होता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और या रिलेटिव, इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके तमाम नाम है, मैंने लिख दिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मीडियम। स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मीडियम। तो इस के को अच्छी तरह से याद रखना है। के इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। बच्चों, जिस तरह से आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी सब्सटेंस होता है उसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 मानते हैं, सॉरी ग्लास का 1.5 एंड पानी का 1.3 मानते हैं। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। इस तरह से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी की, तो हम वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं। इसी तरह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट की दैट इज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ को स्टडी करते हैं, तो इसमें हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को माना गया है एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻²। इसी तरह से एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लिखते हैं एप्सिलॉन, और दोनों का जो रेशियो होता है, राइट, मीडियम का परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उनका जो रेशियो होता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और रिलेटिव परमिटिविटी, और so many names is there। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम के लिए हम 1, वैक्यूम के लिए ये 1 हो जाता है, राइट, फॉर वैक्यूम। वाटर के लिए बच्चों, वाटर के लिए ये हो जाता है 81। प्लीज नोट इट डाउन। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 81 फॉर वाटर। क्लियर। तो आई थिंक आपको समझ में आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, राइट। आप एक माइंड में अपने सेट करिए। जैसे हम पढ़ते हैं ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर। हम जैसे पढ़ते हैं हर एक वस्तु का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इन केस ऑफ लाइट, राइट। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी ना, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं।
तो ये भी हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग होता है। तो फ्री स्पेस का माना गया है एप्सिलॉन नॉट, मीडियम का माना गया है एप्सिलॉन। दोनों का जो रेशियो है मीडियम का टू द स्पेस, दैट रेशियो इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बच्चों ये एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, राइट? डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, define relative permittivity, define specific inductive capacity of a medium, okay, define dielectric coefficient। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तमाम नाम है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, इट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, क्लियर। अब जो बच्चों ये जो परमिटिविटी है, राइट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मीडियम का परमिटिविटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, यूनिट्स क्या होगा? तो यूनिट्स आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, दैट इज द यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओके। और डायमेंशन भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। डायमेंशन निकालने के लिए देखिए यहाँ, ओके, तो Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर का डायमेंशन निकालना है। Q मतलब चार्ज, चार्ज मतलब एम्पियर इंटू टाइम, ओके। फोर्स मतलब MLT-2, आर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो आप जब सॉल्व करेंगे द डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी आएगा M-1 L-3 T⁴ A स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये MCQ टाइप का क्वेश्चन आता है, राइट? दैट इज डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज हाउ मच, क्लियर? तो प्लीज नोट इट डाउन, नोट कर लेंगे। ओके बच्चों, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट क्या है? तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है। चार्ज की यूनिट कूलम है। तो बच्चों हम देखते हैं कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ओके। चार्ज इज कूलम। 1 कूलम को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 कूलम को मान लीजिए हमारे पास ये 1 कूलम चार्ज है, यहाँ भी 1 कूलम चार्ज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, राइट? तो जो फोर्स इसमें आएगी, फोर्स हमें आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू 9 × 10⁹ न्यूटन, ये फोर्स आ जाएगा। तो हम ऐसा डिफाइन करते हैं, 1 कूलम इज डेड चार्ज, 1 कूलम इज डेड चार्ज which when placed with another similar charge at a distance of 1 meter, then they experience a force of 9 × 10⁹ Newton. So that चार्ज इज कॉल्ड 1 कूलम। 1 कूलम वो चार्ज है, अगर हम इस 1 कूलम चार्ज को दूसरे 1 कूलम चार्ज की 1 मीटर की दूरी पे रखें तो दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगा 9 × 10⁹ न्यूटन। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब बच्चों हम दो अलग सिस्टम की भी बात करते हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे और तो यू विल गेट 2 more डिफरेंट यूनिट्स। एक को कहते हैं CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक को कहते हैं CGS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। प्लीज नोट इट डाउन, CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। जैसा हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एट रेस्ट है, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट इज चार्ज इन मोशन। तो दोनों में हम फिर डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को हम कहते हैं ESU ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को कहते हैं EMU ऑफ चार्ज। तो इसमें जो CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है उसमें हम यूनिट ऑफ चार्ज को या तो स्टेट कूलम लिखते हैं या स्टेट कूलम या ESU ऑफ चार्ज, ESU ऑफ चार्ज लिखते हैं। ठीक इसी तरह से जब हम CGS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो हम चार्ज की यूनिट लेते हैं दैट इज एब कूलम, एब कूलम। प्लीज नोट इट डाउन, एब कूलम और EMU ऑफ चार्ज, EMU ऑफ चार्ज। तो याद रहेगा, SI सिस्टम ऑफ चार्ज इज कूलम, क्लियर? CGS इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ चार्ज में हम क्या लेते हैं, स्टेट कूलम, और हम सीधे लिखते हैं ESU ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज दैट इज CGS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में हम क्या लेते हैं, यूनिट एब कूलम लेते हैं या EMU ऑफ चार्ज लेते हैं, क्लियर? अब थोड़ा सा रिलेशन के में देखिए, 1 EMU of charge, electromagnetic unit of charge, that is equals to C ESU of charge, ESU of charge,
और 1 EMU ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 10 ESU ऑफ चार्ज, राइट। सी दैट मतलब इसको स्पीड ऑफ लाइट से आपका जोड़िए तो आपको फिगर सब याद हो जाएगा। 1 EMU ऑफ चार्ज इक्वल 3 इंटू 10 पावर 10 ESU ऑफ चार्ज। 1 C मतलब 1 कूलम, यहाँ C मतलब कूलम, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर 9 स्टेट कूलम। प्लीज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, 1 कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 9। एंड 1 एफ कूलम को दैट इज इक्वल्स टू 10 कूलम को हम 1 एफ कूलम मानते हैं। ओके, क्लियर। एक थोड़ा सा सवाल लगा लें। तो बच्चों जैसे कि मान लेते एक सवाल आपके एग्जाम में आता है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है सपोज R मीटर, और इसको मैंने पानी में रख दिया। क्या रख दिया? पानी में रख दिया। क्लियर। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम? ओके, तो पहले आप मान लो जब हम इसको हवा में रखे थे तो फोर्स इन एयर that is equals to that is Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square, ये था फोर्स इन एयर। अब जब हम इसको पानी में रखेंगे बच्चों, फोर्स इन वाटर that is equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon, that is permittivity of water R square। clear? And FW equals to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught, permittivity of medium is equals to permittivity of vacuum into dielectric constant K into R। clear? Number, this is first equation, this is second equation। clear? नाउ K फॉर वाटर, जैसा कि मैंने बताया वाटर का K कितना होता है 81, इट इज 81। तो Q1 Q2 by 4 pi epsilon R square, ये तो मेरा फोर्स इन एयर ही है, तो फोर्स इन वाटर इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर बाई K। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो मतलब अगर हम इस सिस्टम को पानी में रख देंगे तो जो फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगी ना, कितने टाइम्स? 1/K टाइम्स, 1/K टाइम्स ये फोर्स डिक्रीज कर जाएगी। वो पानी के लिए 81 है तो 81 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से आपको K किसी का भी दिया रहेगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो आप उसके फोर्स को निकाल सकते हो। क्लियर? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आई होप यू एंजॉय माई वीडियो, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।